I've started the recording. किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो? कुछ समझ नहीं आया हो? कोई पॉइंट? यहां तक मैंने पढ़ा दिया था. ओके, सो आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स. तो आगे देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, निशिम बोलो. सर आपने सर दो क्वेश्चन में सर वो सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट यूज किया था सर, तो वो क्वेश्चन अभी के लिए छोड़े तो चलेगा ना सर? मैंने वो क्वेश्चन तो अब पढ़ाऊंगा ना, नोट्स भेज दिए थे, डज नॉट मीन आपको सॉल्व करने थे वो. ओके, हाँ पढ़ाऊंगा आज. आकर्षित बोलो. नो सर, सेम डाउट. आप लोग सेम चक्की का आटा खाते हो, बता रहा हूं मैं आपको. नेक्स्ट हेडिंग इज कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, इसको एक्सप्लेन करता हूं. दीज आर द फोर्सेस whose work done is independent of path followed by the body. इनका वर्क डन क्या है? इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. देयर वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे कैसे गया, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है. ओके, डिपेंडेंसी सिर्फ इस पर है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है. ओके, इसको एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में. एग्जाम्पल बता देता हूं. ग्रेविटेशनल फोर्सेस is an example of conservative force. Spring force is an example of conservative force. Electrostatic force is an example of conservative force. So these are the forces. Okay, raise hand karo निशिम. बोलो निशिम. सर मेरा डाउट ये था कि सर पहले मतलब कि पहले आपने ना सर दो क्वेश्चंस कराए थे सर, एक तो ये L/3 वाला, एक और क्वेश्चन था सर जिसमें आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया. वो पूछ रहा हुआ, वो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अभी के लिए छोड़ सकते हैं ना सर? वो पूछ रहा था मैं अभी. ये यहाँ मैंने कहा वो सेंटर ऑफ मास पढ़ा रखा है. आज भी आपने जो किया था सर वो थोड़ा डाउट डाइसी था, तो मतलब कि वो छोड़ सकते हैं ना मतलब अभी के लिए? हाँ सर, मैं वो पूछ रहा था सर. माइक ऑफ करो, अनम्यूट, लोअर योर हैंड. कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल होते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये कैसे होते हैं और इसके बारे में और डिटेल में डिग करते हैं. मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल. कैसे? केस 1, पार्टिकल ग्राउंड पर है t इक्वल टू 0 पर. इट इज रेज्ड बाय हाइट h इन टाइम t. तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो वर्क डन कितना आएगा बच्चों? mgh cos 180, दैट इज माइनस mgh. cos 180 क्यों आ रहा है? क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है. ओके, तो माइनस mgh आ गया. अब इसी का केस 2 देख रहा हूं बच्चों. पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे पॉइंट A पर है, मास m. ये B पॉइंट पे जा रहा है टाइम t में. इंक्लाइन प्लेन की हाइट दे रखी है मैं h. मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है. ग्रेविटी नीचे लगेगा mg, दिख रहा है हमें. डिस्प्लेसमेंट हमारा टुवर्ड्स राइट है. एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा हो जाएगा. तो व्हाट आई कैन सी, मेरा mg नीचे लग रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है. द एंगल बिटवीन देम इज दिस इज 90 प्लस थीटा. तो अब मैं वर्क डन बाय अगर mg लिखता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ mg विच इज अ कांस्टेंट फोर्स, ds डिस्प्लेसमेंट, cos ऑफ 90 प्लस थीटा. तो माइनस mg साइन थीटा बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, क्योंकि कांस्टेंट है. mg भी कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ ds आएगा s
where S is displacement from A to B. Okay. अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज h which is s sin थीटा, तो यहाँ पे वर्क डन में mg आया था मेरा माइनस mgs sin थीटा, तो s sin थीटा को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, h से, तो मेरा कितना आ गया, माइनस mgh आ गया. तो व्हाट आई कैन सी इन बोथ केसेस mg's work done by mg is same if object is raised by same height h from ground. सेम हाइट h के लिए आपका वर्क डन में mg क्या आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों केसेस में, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. वर्टिकली लेकर जाओ या फिर इंक्लाइन पर लेकर जाओ, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट सेम था तो वर्क डन सेम आ रहा है. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. ओके, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. इनको कंजर्वेटिव फोर्सेस क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा. यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ वैष्णवी बोलो बच्चे. हेलो सर. यस सर. सर जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है वो पॉजिटिव पढ़ाऊंगा. कब होता है? अच्छा, वो पॉजिटिव कब होता है? हाँ, ये देख बिकॉज लो, फोर्स तो हमेशा माइनस नेगेटिव होता है ना. उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये है हाँ. या फिर ये है. अब इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, हाँ. तो इनिशियल उसको किसी एक्सटेंशन या इलोंगेशन पे कंसीडर कर लो और फाइनल पोजीशन नेचुरल लेंथ कंसीडर कर लो, तो x फाइनल 0 हो जाएगा और x इनिशियल कुछ वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके. राइट. हाँ. नेक्स्ट एग्जांपल, स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है वो बता देता हूं, फिर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में और बताऊंगा. स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, जिसको मैं हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर लिख सकता हूं. इसमें मैं एक चीज देख पा रहा हूं क्लियरली, जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है दैट डिपेंड्स ऑन एक्स फाइनल एंड एक्स इनिशियल, दैट इज पोजीशन, एंड नॉट ऑन हाउ द पोजीशन इज अटेन्ड. पोजीशन कैसे अटेन किया उस पर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है. तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की वो वहां पे वर्क डन सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करना चाहिए, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. तो इसलिए ये दो फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, मैंने एग्जांपल दे दिया. एक चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे फोर्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि कंजर्वेटिव क्यों है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, मुझे जो एक्सप्लेन करना है कि हम इनको कंजर्वेटिव फोर्सेस क्यों कहते हैं. तो अगर मैं देखूं पार्टिकल यहां से ऊपर गया फर्स्ट पार्ट, तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन इन फर्स्ट mg का माइनस mgh. जब ऊपर से नीचे आएगा सेकंड पार्ट, तो वर्क डन बाय mg कितना आएगा, प्लस mgh. वर्क डन नेट, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2, 0 आ गया. तो बेसिकली कंजर्व हो रही है आपकी का वर्क डन की, भाई आपने कुछ किया वापस आए तो वापस सेम यूज हो गया, तो नेट वर्क डन कितना आ गया, 0 हो गया. तो ऐसा कह रहे हैं कि इनका वर्क डन कंजर्व हो रहा है, इसलिए ये फोर्सेस क्या कंजर्वेटिव है. इसको आप स्टोर कर सकते हो. समझ में आई बात? यहां पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों. बोलो भाई ध्रुव. सर स्टोर कर सकते हैं मतलब? इसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. आपने देखा ऊपर गया वापस हाँ. नीचे आया तो सेम यूज हो गया, हाँ. तो नेट 0 हो गया, तो ऐसा समझ लिया ना, स्टोर हो गया उस तरीके से. इस वर्क डन को वैसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. बताओ सर नहीं समझा. छोड़ दो, अभी 10 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा. ओके. आपको दिख रहा है नेट वर्क डन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. 0 आ रहा है. हाँ. तो है ना, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो 0 आ गया.
करेक्ट। तो हाँ आपने कुछ वर्क डन ही नहीं किया, इंडिपेंडेंट है, कोई भी पाथ फॉलो किया हो। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। दुबे जी बोलो। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपने एग्जांपल दिया? नहीं दिया। हाँ ओके सर। गुड मॉर्निंग, नहीं सो रहे हो सर। लेक्चर में? क्रिश बोलो। हाँ सर, स्प्रिंग फोर्स आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अलग होता है, K(Q1 Q2 by R square), जो सर आपने लेकिन सीखा था। एक्सेप्ट वेट के अलावा सारे फोर्स तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होते। वो उस चीज के बारे में मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में आइडिया दूंगा। उसमें अच्छा। आप जो पॉइंट कह रहे हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पॉइंट है, अगर मैं अभी वो रेज करूंगा तो रैंडम डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा सर ओके। सर ये फर्स्ट पेज है, मैं जस्ट आया, सॉरी। ये फर्स्ट पेज है, आप जस्ट आए तो रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है। ठीक है। दिवम कुछ बोलना है आपको? अच्छा, आप जस्ट अभी आए, ठीक है। Any resistance force, for example friction, they are non-conservative forces because their work done depends on path followed. एग्जाम्पल क्या है? केस 1, पार्टिकल को m मास के पार्टिकल को s से डिस्प्लेस किया ऑन सरफेस जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? -μ1 mgs। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी -μ1 mg और डिस्प्लेसमेंट s है, एंगल 180 डिग्री। इसलिए केस 2 में दूसरा सरफेस कर दूंगा और कोएफिशिएंट μ2 है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा -μ2 mgs। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स अलग अलग हो गया। और नहीं तो इसको दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं केस 1 को ही उठाकर देखूं और इसको अगर मैं आगे लेकर जा रहा हूं, तो वर्क डन बाय एफ कितना होगा? -μ1 mgs। और जब ये रिटर्न जाएगा तो वापस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? -μ1 mgs। नेगेटिव, दोनों केस में नेगेटिव क्यों? राइट में जब जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है, और जब लेफ्ट में जा रहा है तो फ्रिक्शन राइट में लग रहा है। तो दोनों केस में -μm1gs आ रहा है, तो नेट वर्क डन देखूंगा तो जीरो तो हो ही नहीं रहा, तो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंडेंट तो है ही नहीं, क्योंकि घूम के वापस आता तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। बट इन फोर्सेस के लिए वर्क डन क्या आया? नेगेटिव आ गया, नेट जीरो नहीं आया। तो ये फोर्सेस क्या है? हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कोई डाउट किसी को? बोलो आकर्षित। सर जो आपने सेकंड वाले में लिया है वर्क डन बाय एफ इज टू -μ2 mgs, वो अलग केस क्या है? उसमें केस अलग क्या है? केस सरफेस अलग है ना, एक ब्लू सरफेस एक रेड सरफेस है, दोनों का म्यू अलग अलग है। सेम डिस्प्लेसमेंट सेम ऑब्जेक्ट के लिए वर्क डन अलग अलग आ गए, राइट? यस सर। बोलो आदित्य। So, but if we plug in the value like displacement is 0, so in the formula of work done, it will come as 0. नहीं, it will not. It will not. Why? आप तो सिर्फ वैल्यू डाल दो ना। हाँ। वैल्यू डालते हो तो वैल्यू कैसे डालते हो आप? आप कौन से फोर्स के लिए डाल दो वो इंपॉर्टेंट है ना। जब मैं वर्क डन लिखता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस होता है, हाँ। एफ एस कॉस थीटा होता है। यस सर। अब आप जो वैल्यू डाल दो एफ एस कॉस थीटा, उसमें आप कह दो सर मेरा एस जीरो हो गया, करेक्ट? हाँ। अब जब एस जीरो हो गया तो एस जीरो के लिए वो वर्क डन जीरो कौन से फोर्सेस के लिए होता है? केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं हो सकता है वो, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव में वो जो वर्क किया है आपने वो रिलीज हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। जैसे कि आप भागते हो, रनिंग करने गए आप सुबह अपने घर से, आप 2 किलोमीटर रनिंग करके वापस आ गए, तो आपके अंदर क्या सेम एनर्जी होगी?
नो, क्यों? क्योंकि आपने जो वर्क डन किया वो एनर्जी के हाँ। फॉर्म में क्या हो गया, रिलीज हो गया। रिलीज हो गया, ये कौन सी फोर्सेस का वर्क डन है? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का। तो उनका डिस्प्लेसमेंट ऐसे डायरेक्टली नहीं देखा जाता, एफ डॉट एस आ गया तो आप रिटर्न करा के आ रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है फंडा? यस सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ भाई दुबे जी बोलो। सर मतलब जिस भी फोर्स का वर्क डन नेट 0 है वो कंजर्वेटिव ऐसा है? हमेशा हाँ सर, मतलब नहीं, वर्क डन नेट जिसका नहीं, भी 0 नहीं, रहेगा। नहीं ना? कंजर्वेटिव ओके फोर्स सर, का नहीं। ओके सर। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है मैंने। ए से ऐसे घूम के गया, बी पर आया, पाथ 1, पाथ 2 ऐसे गया। दोनों केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल नहीं होगा। ओके, तो अगर इक्वल नहीं है, वो मैंने एग्जांपल दे दिया क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। ओके, अब मैं वो जो स्टोर करने वाली बात कर रहा था वो बताता हूं। दैट टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी which is denoted by PE और कैपिटल U। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जाता है। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना भी वर्क डन किया उसका नेगेटिव इज पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली इसको डिफाइन ही वैसे किया गया है कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वर्क किया तो पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव वर्क किया मतलब वो नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने का मतलब क्या है? आपकी बॉडी से एनर्जी ले ली है। इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। बोलो आदित्य। सर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर्ड फॉर्म में रहती है ना? वही बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आपने सुना नहीं, आपने डाउट पहले। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क डन कर रहा है, ठीक है, मान लो अगर वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई मतलब वो आपकी बॉडी में क्या हो गया? स्टोर हो गया, जो भी आपने वर्क डन किया। और अगर आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। मतलब बेसिकली आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी थी उसको यूज कर लिया है। इसको मैं और समझाऊंगा डिटेल में, अभी इतना ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी। समझा रहा हूं बच्चों, अभी आगे ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन by conservative force in moving an object from A to B will be its potential energy of that force। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हम है ना पोजीशन के साथ डिफाइन करते हैं। ए से बी गया तो ए से बी का जो भी वर्क डन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ए से सी गया तो उसका जो भी वर्क डन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा, इसको मैं यूज कर रहा हूं, देखते जाना। अनलाइक काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते थे एक पॉइंट पर, कितनी हाफ mv स्क्वायर होती है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, राइट? काइनेटिक एनर्जी अगर मेरा हाफ mv स्क्वायर है तो मैं किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूं, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। बट काइनेटिक एनर्जी की तरह नहीं, वी कांट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रादर, हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या कहा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, राइट? अब वर्क डन तो दो पॉइंट्स के बीच में होता है, ए टू बी। ऐसा थोड़ी होता है वर्क डन एट ए ये हो गया, नहीं। तो वर्क डन हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो अगर वर्क डन दो पॉइंट्स के बीच में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन की जाएगी। वी कैन नॉट डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज,
unlike kinetic energy, we can't define absolute potential energy. That is, potential energy is always relative to some reference. तो जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा, मैं एक रेफरेंस पॉइंट बताऊंगा और उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा, क्योंकि वर्क डन किसी पॉइंट पे नहीं होता, किसी दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी किसी दो पॉइंट्स के बीच में होगी, इसीलिए हमें एक कोई ना कोई रेफरेंस बनाना पड़ेगा। इसको मैंने लिख रखा एज इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन एंड वर्क इज डन बिटवीन टू पॉइंट्स, नॉट एट अ सिंगल पॉइंट। तो क्योंकि वर्क भी दो पॉइंट्स के बीच में होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी दो पॉइंट्स के बीच में ही होगी। तो इसका क्या मतलब है, डेल्टा यू ए बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब हम हमारी कन्वीनियंस के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, वी कैन डिफाइन या वी कैन टेक potential energy at starting or reference point as 0, right? और अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट पे मैंने डिफाइन कर दिया 0 है, तो डेल्टा यू ए बी दैट इज यू बी माइनस यू ए कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। बट बैक ऑफ द माइंड अगर कोई मुझसे पूछेगा कॉन्सेप्चुअल क्या है, तो कॉन्सेप्चुअल ये है बच्चों कि आप कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क डन दो पॉइंट्स के बीच में होता है। अब हम क्या करते हैं, हमारी समझदारी दिखाते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट या जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं। तो अगर मैं 0 ले भी लूंगा तो सब्ट्रैक्शन जब करूंगा और सब्ट्रैक्ट 0 करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझाने के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट बी डिफाइन कर देंगे। बट कोई मुझसे रियल लाइफ में पूछेगा या कोई मुझसे कॉन्सेप्चुअली पूछेगा तो मैं कहूंगा नो, यू कैन नॉट डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, बट यू कैन डिफाइन रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, राइट? ये पॉइंट है। इसमें किसी को डाउट? बोलो ध्रुव। सर यू क्या है? हेलो। यू क्या है? यू फॉर अम्ब्रेला। अरे सर, और क्या है? मैंने यहाँ अच्छा। पढ़ाया था, हाँ सॉरी सर। मजे ले लो यार बैठ के। नहीं सर, देखा नहीं था। हाँ। बोलो भाई दुबे जी। सर फर्स्ट पॉइंट, सर नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं डिफाइन हो सकती, वो आप बताएंगे एक बताऊंगा बार? ना, बताऊंगा, वो ओके बताऊंगा। सर। वो एक जो पॉइंट ए- मैंने बोल रखा है वो मैं समझाऊंगा। हम एंड एब्सोल्यूट सर, डिफाइन नहीं कर सकते, ये समझ में आया? हाँ सर वो समझा। एंड सर नॉन कंजर्वेटिव मतलब एग्जैक्टली समझा नहीं सर, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, वो समझा नहीं मतलब यार, एक तो सर। मैं सीरियसली है ना, मैं इतना इरिटेटिंग आदमी हूं ना, मैं दो टॉपिक आगे पढ़ा देता हूँ, फिर पीछे कब टॉपिक पूछते हो आप मुझसे? जब मैंने नॉन कंजर्वेटिव बता रहा था, जब मैंने पूछा था आपसे, तब क्यों नहीं पूछते हो आप ये डाउट? अभी आपके अलावा 150 बच्चे और बैठे, फिर वो उनको भी है ना कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे प्रीवियस टॉपिक के डाउट पूछ रहे हो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है दुबे जी, आप समझो बात को यार, कि कितनी प्रॉब्लम होती है, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है ये। यस सर, सॉरी सर। आप उस समय पूछो ना मुझे, मैं 4 बार और बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया, जब आप सुन लो, अब यहाँ पे राइट में जा रहा है, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, माइनस म्यू 1 mgs हो रहा है। यस सर। और जब लेफ्ट में जा रहा है तो भी कितना आ रहा है, माइनस म्यू 1 mgs हो रहा है। यस सर। तो यहां से घूम के जब वापस यहीं पर ही आ गया, तो वर्क डन नेट कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। हाँ यस सर। ये समझाया था मैंने। ऐसे फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। हाँ यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चों,
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, ये क्लियर है सबको? क्योंकि वर्क डन 2 पॉइंट्स के बीच में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 2 पॉइंट्स के बीच में आएगी। बस हम क्या करेंगे, अगर डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट ये ले लिया गया है कि रेफरेंस पॉइंट की 0 है। ओके, अब इधर एग्जांपल देखना। ध्रुव या यश दुबे प्लीज रेज हैंड करो। माइक ऑन करो दोनों बच्चों। हेलो सर। यस सर। जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब देते जाना, जिसका भी नाम कॉल आउट करूं। यस सर। ये पॉइंट ए है, मास है, मैं यहां पर, यहां गया, मास है, हाइट h, ऊपर गया, ये प्रोसेस 1 है। वर्क डन बाय mg इन प्रोसेस 1 इज व्हाट? माइनस mgh, माइनस mg। यस राइट। तो u1 कितना आ जाएगा? प्लस mgh आ जाएगा। रेफरेंस लाइन ये हो गई मेरी। हाँ सर। ये मैंने रेफरेंस ले लिया a को, ठीक है। तो हम a टू मतलब a टू b जा रहे हैं तो प्लस mgh आ गया। तो बेसिकली हमने जो भी वर्क डन किया वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मैंने ये बोला क्योंकि आपने जैसे ही वर्क डन किया नेगेटिव, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। सर नहीं Correct? समझा ये बात, आपने बोला वो नहीं समझा। माइनस mgh वर्क डन किया, हाँ पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है? सर, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क, है ना? तो अभी कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया? माइनस mgh, है ना? अब नेगेटिव ऑफ माइनस mgh किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? प्लस mgh। हाँ सर। सो बाय डेफिनेशन प्लस mgh अगर एनर्जी होगी तो मेरे पास एनर्जी बढ़ गई। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस है इसलिए बढ़ गई ऐसा? ऑब्वियसली एनर्जी पॉजिटिव आया तो बढ़ गई, राइट? हाँ सर। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी दूंगा तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा बॉडी के अंदर? फिर बढ़ेगा। वो हुआ? हाँ समझ में आई बात? हाँ सर। अब ये नीचे आया, B2 है, तो वर्क डन इन प्रोसेस 2 कितना आया? mgh। U2 कितना आ गया? माइनस mg। माइनस mgh। सेकंड प्रोसेस के लिए रेफरेंस ये हो गया। आप रेफरेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? तभी हाँ मैं सर। एब्सोल्यूट डिफाइन कर पा रहा हूं ना। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? जब मैं वर्ड A से B गया तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, और B से वापस A पर आया तो वो सेम एनर्जी यूज हो गई। हाँ सर। यस समझ में आई बात? यस सर। तो ये होता है स्टोर करने का फंडा। अब ये स्टोर करने का फंडा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्यों आ रहा है, नॉन कंजर्वेटिव में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव यूज करता ना तो दोनों में नेगेटिव आ जाता वर्क डन। एग्जाम्पल फ्रिक्शन का दे देता हूं, राइट? यस सर। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस दे देता हूं, दुबे जी और ध्रुव सुनना बात को, ए से बी पर जा रहा हूं, हाइट h। यस। अब अगर ऐसे जाओगे प्रोसेस 1, एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? नीचे। एफ रेजिस्टेंस नीचे लगेगा। नीचे। तो वर्क डन में एफ रेजिस्टेंस कितना आएगा? नेगेटिव। यस। जब ऊपर से नीचे आओगे तो एफ रेजिस्टेंस किधर लगेगा? ऊपर। ऊपर। तो ये 1 के लिए हो गया। वर्क डन बाय एफ रेजिस्टेंस 2 के लिए कितना आ गया? ये भी नेगेटिव आ गया। तो ये तो हमेशा निकल ही रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो वो रीयूज तो ही नहीं रहा, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं करते। समझ में आई बात? यस सर, समझा। यस सर। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है? लोअर योर हैंड्स गाइस। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने वो पॉइंट समझा दिया। तो A टू B मैं ऊपर जा रहा हूं,
पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड में हमने रेफरेंस पॉइंट ले रखा है इंफिनिटी, अगर कुछ नहीं बता रखा तो रेफरेंस पॉइंट इज इंफिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हमेशा जीरो लिया जाता है। सेम वे में ए पर पोटेंशियल एनर्जी एट ए विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंफिनिटी पे बाय डिफॉल्ट जीरो लिया गया है। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, बेसिकली आप ए टू बी जा रहे हो, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को यूज करूंगा, तो यू बी माइनस यू इन्फिनिटी माइनस यू बी माइनस यू इन्फिनिटी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा यू बी माइनस यू इन्फिनिटी माइनस यू ए प्लस यू इन्फिनिटी, तो डेल्टा यू ए बी कितना आएगा, यू बी माइनस यू आएगा, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो आप क्या करते हो, ए से बी के बीच का डिफरेंस निकालते हो, राइट। अब अगर आप कन्वीनियंस के लिए ए को जीरो ले लोगे तो ए से बी का जो भी डिफरेंस है वो बी पे एनर्जी हो जाएगी। इफ यू टेक दिस एज रेफरेंस तो दिस इंप्लाइज यू ए जीरो हो जाएगा, यू ए जीरो है तो दिस इंप्लाइज यू बी माइनस यू ए विल बी इक्वल टू व्हाट, यू बी माइनस जीरो, दैट इज नथिंग बट यू बी। तो हम ऐसे हमारे कन्वीनियंस के लिए रेफरेंस डिफाइन कर देंगे, तो रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और फिर आप एब्सोल्यूट बता सकते हो, बट एक्चुअली रियल में अगर कोई पूछेगा तो एब्सोल्यूट नहीं बता सकते हो, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड का रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया गया है, इनफाइनाइट वाला लिया गया है, तो इन्फिनिटी पे बाय डिफॉल्ट जीरो होती है। दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड। किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं लास्ट जो रेड में लिख रखा है उसको हाईलाइट करके बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। सॉरी, फॉर कन्वीनियंस we can take reference point as A and potential energy at reference is 0. This implies UAB, which will be equal to UB minus UA will be equal to UB minus 0 equal to UB. तो आप बचपन से जो MGH पढ़ रहे थे वो एक्चुअल नहीं थी, वो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में थी। रेफरेंस मतलब कोई भी आपने ए पॉइंट को रेफरेंस बता दिया कि हमारा रेफरेंस लाइन ये है। मैं क्वेश्चन में जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा तो मैं आपको कहूंगा कि आप रेफरेंस लाइन डिफाइन करो, तो अगर आपने रेफरेंस लाइन ले लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जैसे कि स्प्रिंग के केस में रेफरेंस लाइन बाय डिफॉल्ट नेचुरल लेंथ लिया जाता है, ओके, तो उस तरीके से कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? फैज समझ में आ गया आपको? जस्ट रिप्लाई यस और नो। रेफरेंस लाइन क्यों लेते हैं? रेज हैंड करो अगर आप माइक ऑन कर सकते हो तो। माइक ऑन नहीं कर सकते हो बच्चे। रेफरेंस लाइन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि एब्सोल्यूट डिफाइन करें, जबकि एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं किया जाता, तो हम कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बार बार चेंज लिखना पड़ रहा है, तो चेंज की वैल्यू उतनी आ रही है जितनी एब्सोल्यूट की आ रही है अगर हम रेफरेंस को जीरो ले लेते हो। तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने रेफरेंस लाइन को पे जीरो ले लिया ताकि हम एब्सोल्यूट डिफाइन कर सकें, इसलिए। अभी समझा क्या? ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में समझा रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बी पॉइंट पे पहुंचा एच हाइट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम बचपन से क्या कहते थे, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज mgh। ये मैं बचपन से कह रहा था, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूं अब। 1 सेकंड, जूही कैन यू स्विच ऑन योर माइक? सर डेल्टा UAB UB minus UA, but now because of infinity it is UA minus UB. I am getting confused now. Cause of infinity, infinity मतलब यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मुझे नहीं समझा। मैंने UAB को कैसे डिफाइन किया, ये B मेरा फाइनल पॉइंट है, ये मेरा A इनिशियल पॉइंट है, तो UB माइनस UA डिफाइन किया, ओके।
Because of infinity, UA is UA minus U infinity, correct? And this is UB minus U infinity, correct? Okay. अब UA to B, इसको मैं UAB लिख रहा हूं, ये UB माइनस UA होगी, राइट? अब UB माइनस UA होगी, तो इसको मैं UB इंफिनिटी माइनस UA माइनस U इंफिनिटी लिख सकता हूं। तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये UB माइनस UA ही तो आ रहा है, समझा? जस्ट रिप्लाई यस और नो। यार देखो, सब लोग अपना अपना कन्वेंशन यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, अगर वहां पे आपको डाउट आ रहा है तो। मैं जब भी ये लिखता हूं UAB, तो मेरे लिए इनिशियल पॉइंट ये होगा, मेरे फाइनल पॉइंट ये होगा। इसका मतलब है हम जा रहे हैं A to B, तो मेरे लिए डेल्टा UAB UB माइनस UA ही होगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज थ्रू आउट, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, समझा? फाइन। मेरे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं यही यूज करने वाला हूं। प्लीज लोअर योर हैंड। फाइन। अब मैं इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा था बच्चों कि MGH है। बैकग्राउंड स्टोरी कैसे आई? डेल्टा UAB A to B जा रहे हैं इज बाय डेफिनेशन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg फ्रॉम A to B. A to B force of gravitation is mg, displacement is h, cos of 180 डिग्री। cos of 180 डिग्री क्यों? क्योंकि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। ओके, तो यहां पे मुझे एक चीज दिख रही है कि UAB जो होगा मेरा डेल्टा UAB वो प्लस MGH आ जाएगा, दैट इज UB माइनस UA। सो अननोइंगली, बिना सोचे समझे हमने एक काम कर दिया। वी हैव टेकन A पॉइंट एज रेफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो जब हम MGH लेते ना, तो हमने दिमाग नहीं लगाया और बिना दिमाग लगाए ये काम कर दिया कि रेफरेंस पे हमने 0 ले ली। समझ में आई बात? जबकि वो चेंज आया MGH, जब चेंज MGH आया और रेफरेंस को 0 ले लिया तो एब्सोल्यूट भी MGH ही हो गई। अगर रेफरेंस 0 नहीं होता तो एब्सोल्यूट MGH नहीं होती, कुछ और होती। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? तो आगे देखते हैं। वही चीज जो मैंने लिखा, बाय टेकिंग रेफरेंस पॉइंट एज A, UA 0 हो गया, तो UB माइनस UA विल बी इक्वल टू UB ओनली। दैट्स व्हाई वी राइट UB is equals to UAB which is equals to UB minus UA equals to MGH। जो मैंने बोला था बस वो एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिख के बता दिया है। ओके, आगे देख रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हर कंजर्वेटिव फोर्स का अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल से समझा रहा था, उसको बस एक्सप्लिसिटली एक और बार लिख दिया है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg इन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, डेल्टा यू स्प्रिंग कितना होगा? अगेन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो माइनस हाफ की एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर होता है, तो दोनों माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल्टा यू स्प्रिंग क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, तो इनिशियल टू फाइनल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको।
Point number 8, potential energy is also scalar quantity and its SI unit is also joule. वर्क डन से डिफाइन हुआ है तो स्केलर ही होगा, उसकी SI यूनिट भी जूल ही होगी. अब यहां तक क्लियर है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टर्म, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करते हैं. एंड दिस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है, फिर उसको प्रूव कर दूंगा. It states that in absence of non-conservative and other forces और non-conservative forces की absence में total mechanical energy क्या रहता है, conserve रहता है. Total mechanical energy is conserved in absence of non-conservative and other forces. ऐसा क्यों, इसको मैं प्रूव करूंगा. बोलो ध्रुव. सर आप प्रूव कर दोगे तो समझ जाएगा, वही डाउट था. वही लिखा है, बताया ना मैंने, बता. हाँ सर. ऐसा क्यों हो रहा है, प्रूफ देख लेते हैं बच्चों. वी नो नेट वर्क डन इज एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, इंटरनल फोर्स का वर्क डन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के. दिस इज माय वर्क एनर्जी थ्योरम, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं. ओके ध्रुव, रेज हैंड करो. माइक ऑन करो ध्रुव. हेलो सर. हाँ, अब सुनो. एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस इंटरनल फोर्सेस को ही मैंने बताया था. दीज टू फोर्सेस इंक्लूड ऑल फोर्सेस, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस अदर फोर्सेस. सर कब बताया? मैंने जब वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था तब मैंने लिखा था कि कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड हाँ अदर सर, हाँ याद आया. ही हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर होते हैं. तो सारे फोर्सेस दो ही चीजें होते हैं ना, सिस्टम का पार्ट होगा या सिस्टम के बाहर होगा. सिस्टम के बाहर होगा तो एक्सटर्नल होगा, सिस्टम का पार्ट होगा तो इंटरनल होगा. तो जब इंटरनल और एक्सटर्नल मिला लिया मतलब सारे फोर्सेस इंक्लूड हो गए. सारे इंक्लूड हो गए मतलब जो भी हो सकता है, कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है या अदर हो सकता है. ठीक है. तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के. ये मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई. हाँ सर. संकेत बोलो. सर अदर फोर्सेस मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन हो गया, टेंशन हो गया, ऐसा कुछ. मतलब बेसिकली उनका वर्क डन जीरो होना चाहिए. तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, या मैंने क्या किया कि एक है ना फोर्स F लगा दिया अलग से, ठीक है, तो वो फोर्स अदर फोर्स में आएगा. ठीक है. यस सर, यस सर. संकेत के बाद नेक्स्ट इज वैष्णवी. यस वैष्णवी बोलो बच्चे. सर इंटरनल फोर्स क्या होते हैं? जो सिस्टम का पार्ट होता है. मतलब जैसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट ले लूं आपस में कनेक्टेड है. हाँ, तो नॉर्मल फोर्स आएगा क्या? तो अगर ये ए से जा रहा है तो ये भी ए से जाएगा. तो हाँ. यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो इंटरनल हो गया क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है. बट वो तो कैंसिल हो जाते, फिर भी उनको ऐड करते हैं क्या? अरे इंटरनल तो है ना. नेट इंटरनल फोर्स जीरो हो गया, विच इज ओके. बट टेंशन इस केस में क्या है, इंटरनल फोर्स है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ सिस्टम. अगर mg देखेंगे तो mg कौन लगाएगा वैष्णवी? अर्थ लगाता है. हाँ. आप लोगों को, आप शायद आई थिंक भुसावल या जलगांव सेंटर से हो, राइट? हाँ. आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन मैंने नहीं पढ़ाया था, तब मैंने क्लियरली बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिकॉज ऑफ अर्थ. अर्थ लगाता है, तो अर्थ अगर मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है तो वो मेरे लिए क्या बन गया, एक्सटर्नल फोर्स बन गया. अगर अर्थ को मैंने सिस्टम का पार्ट बना दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या बन जाएगा मेरा, इंटरनल बन जाएगा. राइट? तो इंटरनल एक्सटर्नल हमारे ऊपर होता है कि हम सिस्टम क्या डिफाइन कर रहे हैं. ओके ओके फाइन. आकर्षित बोलो. सर जैसे अभी आपने टेंशन वाला इंटरनल फोर्स लगाया, फ्रिक्शन में भी दो ब्लॉक्स के बीच में इंटरनल फोर्स होता है, तो सर वो दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम लिया तो फ्रिक्शन इज इंटरनल. हाँ, तो सर उनके, तो सर यानी कि इन केसेस में इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो हो रहा है,
मतलब वो नेट अपने आप को काटे तो फिर हमेशा ऑब्वियसली कंजर्वेटिव होते हैं। ऑब्वियसली ये किसने का कंजर्वेटिव दो दूंगा मैं आपको, मैंने कब पढ़ा है कि है ना इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, सर क्योंकि वो मैंने नेट तो पढ़ा है उनका ऐसा। 0 हो गया ना। नेट क्या जीरो हो गया? तो मतलब टेंशन दोनों साइड से लगा है तो फिर उन लोग का नेट तो टेंशन 0 हो गया ना, मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया पूरा ना, सिस्टम। नेट हाँ फोर्स जीरो हो गया ना सिस्टम पे, हाँ नेट वर्क डन जीरो नहीं हुआ ना। ओके फ्रिक्शन में हाँ, नेट वर्क डन कहाँ आ रहा है? पीछे भी और आगे भी। है ना, समझ में आ रही बात? और यस सर। इंटरनल वो फोर्सेस कब मैंने डिफाइन किया कि है ना जो फोर्सेस जीरो हो जाते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव है? मैंने कहा जिन फोर्सेस का वर्क डन वापस रिटर्न करके आ जाए, वो जीरो हो जाए या पाथ पे डिपेंड ना करे, वो है कंजर्वेटिव। ओके ओके सर। हाँ शुभम बोलो। हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि आप एक मल्टीपल ब्लॉक्स वाला डायग्राम बना के आप उसमें ये सब कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और अदर फोर्सेस बता सकते हो क्या एक बार प्लीज? यार देखो, ये मैं बॉक्स बना देता हूं, ठीक है, बट उसमें आपको अचीव कुछ नहीं होगा। इधर देखते जाओ, माइक ऑन रखो, माइक ऑफ कर लिया, और ये मेरा ग्राउंड है। ओके अब यहां पे जो फ्रिक्शन है, यहां जो फ्रिक्शन है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा इस पे, वो अदर फोर्सेस है। mg जो लग रहा होगा वो हमारा कंजर्वेटिव है। शुभम समझ में आया क्या? यस सर, थैंक यू। हाँ वेलकम। ध्रुव? यस सर। हाँ कंटिन्यू करते हैं। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इज इक्वल टू कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस अदर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। ये मेरा कौन सा स्टेटमेंट हो गया? वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। हाँ सर। अब इस वर्क एनर्जी थ्योरम को देख रहे हैं। मैंने डिफाइन किया डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ सर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा, और माइनस ऑफ हाँ डेल्टा यू को इसकी जगह डाल देता हूं, जहां पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखा है उसकी जगह डालूंगा, तो माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इज इक्वल टू डेल्टा के। करेक्ट? यस सर। तो डेल्टा यू को राइट साइड में ले गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट में बचेगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर, दैट इज इक्वल टू हाँ। व्हाट? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। करेक्ट? यस सर। नाउ इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा एंड अदर फोर्स, या फिर अगर उनमें से किसी का वर्क डन क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, हाँ। और इफ देयर वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर जीरो हो जाएगा। वो जीरो हो हाँ गया तो सर। डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज इक्वल टू सॉरी प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यस सर। तो के ई फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल हो गया। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू जीरो होता है, या फिर के ई फाइनल प्लस यू फाइनल इज के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। कब होता है? इन सर एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर फोर्सेस, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ यस सर मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। आई बात समझ में? हाँ सर। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? ओके लोअर योर हैंड ड्रॉप। तो बच्चों मेरे पास 3 मेथड है करने के, बुक्स में 3 लिखे रहते हैं, मैं उनको 2 ही कहता हूं। कौन कौन से मेथड है? एक लॉज ऑफ मोशन का मेथड है, जहां पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के आप v और s निकाल सकते हो, और वेरिएबल होता है तो आप dv by dt, v dv by ds, ds by dt लगा के निकाल सकते हो चीजें। वो एक मेथड हो गया। इट्स गोइंग टू बी अ लेंथियर मेथड फॉर श्योर। इन सम केसेस इट माइट बी सिंपलर, बट मेजर केसेस में वो लेंथी होगा, जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। एक मेथड वो है। दूसरा मेथड है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम को ही एक्सटेंशन है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हम देख रहे हैं स्टेटमेंट ये है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल या फिर कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस अदर इज डेल्टा के। तो इसमें नॉन कंजर्वेटिव अदर को जीरो कर दोगे तो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू जीरो हो जाएगा।
तो दोनों एक ही चीज है, बट बुक्स में लिखा रहता है अलग अलग है, तो ठीक है, मैंने पढ़ा दिया आपको। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट आज के लेक्चर में क्योंकि मैंने एनर्जी पढ़ाया है, तो आई वांट यू टू गेट फेमिलियर विद दैट प्रोसेस। आप सारे क्वेश्चंस को एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है? मुझे आंसर्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से चाहिए। करो सॉल्व बच्चों। बोलो राज। सर मुझे पिछले पार्ट में वो स्प्रिंग फोर्स केस में थोड़ा डाउट है, पूछूं क्या? बोलो। सर वो स्प्रिंग फोर्स पाथ लेंथ पे डिपेंड करना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट पे नहीं डिपेंड करना चाहिए ना? मतलब उसका डेरिवेशन तो मुझे समझ में आ गया, बट जो फोर्स होगा वो हर बार टेंजेंशियली होगा ना डिस्प्लेसमेंट से। देखो, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स होता है। यस सर। एक्स क्या होता है? डिस्प्ले एलोंगेशन या कंप्रेशन। यस सर। तो हमेशा अपोजिट होता है। यस सर। एलोंगेट किया तो पीछे की तरफ लगेगा, कंप्रेस किया तो आगे की तरफ लगेगा। समझ में आई बात? यस सर। अब इसको जब मैं इसका वर्क डन निकालता हूं दो पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेट करके, तो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। सर आप ऐसा समझा सकते हैं कि अगर स्ट्रेट पाथ पे गया और एक कर्व या ऐसे टेढ़े मेढ़े पाथ पर गया, तो फिर दोनों में वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग सेम कैसे आ रहा है? बच्चे, टेढ़े मेढ़े पार्ट में स्प्रिंग की बात ही क्या होगी? इधर देखना, ये है स्प्रिंग है, यस सर। राइट? अब आप इसको इलोंगेट करोगे, यस सर। कुछ वर्क डन आएगा, करेक्ट? यस सर। इसके और इसके बीच में। यस। टेढ़े मेढ़े पाथ का क्या मतलब है? स्प्रिंग लगाओगे आप, स्प्रिंग को क्या ऐसे घुमाओगे? मतलब उसके है? ब्लॉक को वैसा ऐसे तो नहीं होता ना। घुमा तो के बेसिकली लेके गए किसी सुनो बात पॉइंट को, पे। इसमें हमेशा क्या होता है यार, सही एक सेकंड, यहाँ लिखना नहीं चाहिए था। इसमें हमेशा क्या होता है, स्प्रिंग को आपने इलोंगेट किया या कंप्रेस किया, आपको फॉर्मूले में जब हमने डिराइव किया था तो किस पे डिपेंड कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट पे। नहीं, एक्स फाइनल एक्स इनिशियल पे। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो बीच में वो टेढ़े मेढ़े पाथ पे जा रहा हो या कुछ भी जा रहा हो, फाइनली कहां पहुंचा वो देखेंगे, और उसका यस सर। कितना एलोंगेशन हुआ नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में वो देखेंगे। यस सर। तो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा। सर ये तो मुझे समझ में आ रहा है सर, बट अगर बहुत ऐसे टेढ़े मेढ़े बहुत ऐसे लंबे चौड़े पाथ से लेके गए तो ये ज्यादा ऐसे वक्त लेके लगता गया, था। हाँ सर। है ना? यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा दी, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है ना, यहां से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे जा रहा है, करेक्ट? तो आपको क्या देखना है कि बीच में क्या हुआ है? आपको ये देखना है नेचुरल लेंथ क्या थी, उसके रिस्पेक्ट में कितना एलोंगेट हुआ है, नहीं एलोंगेट हुआ। वही देखना है ना। तो बीच में क्या हुआ उससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? वो चीज तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया आपका? कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ये कहना चाह रहा हूं मैं। यस राइट? यस। उस चीज को आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी देख सकते हो ना, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के फाइनल स्क्वायर, ये आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग है। इसमें सिर्फ एक्स इनिशियल एक्स फाइनल पे डिपेंडेंट है, बीच में कुछ क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, राइट? यस सर, फॉर्मूला से तो वही है। हाँ ठीक है, लोअर योर हैंड, समझ में आ गया? तो आंसर आया है भावेश, आपका आंसर सही है, आकर्षित गलत है आंसर आपका। दित्ती सही है आंसर।
MGL is incorrect. ये जो रॉड आपने कंसिडर कर रखी है राइट साइड में खड़ी हुई है लेंथ L की, इसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्वेश्चन में दे रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस को आप रेफरेंस ले सकते हो। ये क्वेश्चन है। लास्ट 1 मिनट फिर डिस्कशन करते हैं। भावेश करेंगे अपन डिस्कस, आप रेज हैंड करना तब करेंगे अपन। तो रेफरेंस लाइन इज सरफेस। आज के क्वेश्चन में आपको दिखेगा। चलो मैंने इनफ टाइम दिया, रेज हैंड करो कौन करेगा डिस्कस जिसका आंसर नहीं आया हो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश आप तीनों नहीं। हाँ हेमंग माइक ऑन करो। हाँ सर। देखो ये हमारी रॉड है जिसका मास m लेंथ l दे रखा है। इस पे मैंने क्या किया, एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज कंसिडर्ड एट अ हाइट x फ्रॉम ग्राउंड। ये dx है जिसकी हाइट x, ये ग्राउंड है। ग्राउंड इज आवर रेफरेंस लाइन, क्वेश्चन में दे रखा है। एंड वी नो पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस लाइन इज 0। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट b जो हमने वो लिया है दैट इज UAB A to B, दैट इज UB माइनस UA एंड UA की वैल्यू 0 है रेफरेंस लाइन की वजह से। क्या मैं इसको लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg A to B? यस और नो? हाँ सर। नेगेटिव वर्क डन बाय, हाँ सर, इंटीग्रेशन है ना? यस सर। अब L लेंथ हैज मास m, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना होगा? m by L, which is what? Constant for the uniform rod. यस सर। तो मास ऑफ dx लेंथ कितना होगा? 1 यूनिट लेंथ का m by L है तो dx लेंथ का m by L into dx। तो वर्क डन में mg कितना होगा? मास कितना है अब जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया? m dx by L into what? g into x into डिस्प्लेसमेंट कितना करा है उसका? x। A to B करा रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट x हो गया cos ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है। थीटा 180 क्यों है? क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लगा है, ऊपर हो रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? तो हमारा वर्क डन में mg कितना आया? माइनस mg बाय L जो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो वर्क डन बाय mg क्या होता है? माइनस mg बाय L x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा हेमंग? x स्क्वायर बाय 2 0 to L, तो माइनस mgl बाय 2 आ जाएगा, राइट? वो मैंने dm कंसीडर कर लिया, इसकी वजह से मुझे लास्ट में इंटीग्रेट करने कुछ रिलेशन नहीं मिला। ये समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आया सर। तो UB कितना आएगा? डेल्टा UAB दैट इज UB माइनस UA दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg, तो माइनस ऑफ माइनस mgl बाय 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? mgl बाय 2 आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ सर। हाँ दुबे जी बोलो, जिस भी बच्चे को डाउट है रेज हैंड कर देना। सर वो dx कंसीडर करके क्यों किया सर, वो मुझे समझा नहीं। dx कंसीडर करके क्यों किया? ये रॉड इनफाइनाइट एलिमेंट से बना हुआ है। यस सर। तो एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और फिर सबकी निकाल दूंगा ऐड करके, तो टोटल आ जाएगी। यस सर। राइट। अब सबकी निकाल दूंगा और ऐड कर दूंगा तो टोटल आ जाएगी। तो dx की निकालिए, dx की कितनी होगी? dx निकालने में कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क डन कितना हुआ? मास ऑफ dx mg into displacement of dx that is x cos of 180।
रिप्लाई करो। यस सर। हाँ तो लोअर योर हैंड, समझ में आ गया तो। सर लेकिन सिर्फ dx का निकाला है ना। और फिर इंटीग्रेट करके क्या अचार डाला उसका? इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है? हाँ हाँ आपको तो सर मैंने ही समझ पढ़ा है गया, कैलकुलस, एडिशन होता है समझ ना गया उसका सर, मतलब। समझ गया। हाँ सर समझ गया। क्या यार, थोड़ा तो पढ़ के बैठा करो प्लीज। फैज प्लीज यार, आप माइक ऑन नहीं कर सकते हो क्या सर? मुझे वो नहीं समझा कि यूबी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अरे यार पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आया क्या समझ में? यस और नो? नो भी कहोगे तो भी चलेगा, मैं अच्छा समझ में आ गया नहीं? हाँ समझ गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। ऑल्टरनेट मेथड देख लो बच्चों, ये हम पढ़ेंगे आगे सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद। बट मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं जो सुन लेना अच्छे से। किसी भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है। तो क्योंकि हमारी रॉड यूनिफॉर्म दे रखी है, तो अगर रॉड हमारी यूनिफॉर्म है तो उसका जो मास m है वो कहां पे रखेंगे हम? सेंटर पे रखेंगे। सेंटर मतलब L/2 लेंथ पर। तो अगर L/2 लेंथ पे रखूंगा तो क्या होगा बच्चों? नाउ एज हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज L/2, तो मास m को का जो फोर्स होगा वो mg हो जाएगा। L/2 हाइट पे रखा है मतलब कहां से? ग्राउंड से कितना डिस्प्लेस करा? L/2 cos ऑफ 180, तो माइनस mg/2 आएगा, तो डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है तो प्लस mg/2 आ जाएगा। तो ये चीज तभी निकाल सकते हो आप जब आपको सेंटर ऑफ मास पता है। तो बेसिकली आपने क्या किया, सेंटर ऑफ मास को यहां पे रख दिया, सॉरी मास को सेंटर ऑफ मास पे रख दिया और वहां तक ले जाने का कितना वर्क डन है वो किया है। तो यहां पे m को ग्राउंड से ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? L/2 होगा। और पूरे के पूरे मास को लेकर जा रहा हूं, तो पूरे के पूरे मास को L/2 लेकर जा रहा हूं, तो mg इंटू L/2 cos 180 बिकॉज ऑफ एंगल। तो यहां से आ जाएगा mg/2। किसी को कोई डाउट? अब ये तो सिर्फ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए ना कि उसके सेंटर पे होगा, बाकियों के लिए हम सीखेंगे। दैट चैप्टर इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। बोलो हरि रजन। सर इरेगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास हम निकल नहीं पाएंगे ना? पढ़ेंगे ना उसके लिए चैप्टर, बोला तो सही, आपने सुना नहीं कहा कि चैप्टर है, हम करेंगे सॉल्व, तो तभी कर पाओगे आप। ठीक है? हाँ सर। बोलो यश। यश हाँ सर mgl रॉन्ग क्यों हो रहा था? कर ले रहे थे ना पॉइंट। mgl सही क्यों हो रहा है ये बताओ मुझे। सर mgl तो रॉन्ग है ना, मतलब mgl हाँ mgl तो गलत ही है। हाँ सर ठीक है, लेकिन ठीक है। वो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो, हाँ सर वो सही क्यों होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या पूरे मास को L लेंथ पे डिस्प्लेस किया है क्या? ब्रेक हो गया। आवाज आ रही है क्या बच्चे? Am I audible to you? बच्चों मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या? मेरे यहाँ एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। Am I audible to you guys? ये यस सर, सब यस कह रहे हैं। दुबे जी आपके यहाँ दिक्कत है ये? हाँ अभी आया, अभी नहीं सर अभी आया। हाँ बोलो। हाँ सर अभी आपने वो क्या बोला, आपको रिपीट कर देंगे वो डिस्प्लेसमेंट वाला। आपने mgl तो इसलिए कहा ना कि m को आपने L लेंथ से डिस्प्लेस किया, m को थोड़ी किया है। पूरा मास, पूरी रॉड का मास m है, तो हाँ कुछ सर। मास नीचे होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। ऐसा थोड़ी तो कि इसके पूरा लिए मास सेंटर m। ऑफ मास पे लिया ना। हाँ, और नहीं तो जो पहला वाला मेथड हाँ, बताया ओके दैट सर। इज मोर इम्पोर्टेंट। वो भी सेंटर समझा। ऑफ मास यस तो सर। आपको आता ही नहीं है। ठीक है? हाँ सर वो नहीं आता बराबर। बोलो शुभम। सर मेरा मुझे फर्स्ट जो मेथड 1 था सर वो तो हार्डली कुछ समझा, पर सर मेरा जो आपने अभी ऑल्टरनेट मेथड समझाओगे। आप ये समझो कि मेथड 1 के बिना तो काम ही नहीं होगा।
सर पर ये जो आप ऑल्टरनेट मेथड दिखाया सर, मेरा अप्रोच भी वैसा ही कुछ सर आंसर आप आ समझ ही गया। नहीं रहे हो। आपको सेंटर मास मैंने बता दिया रॉड के लिए, चेन के लिए। यस आपको सर। बाकी ऑब्जेक्ट्स का थोड़ी पता है, हाँ वो है। तो फिर क्या करोगे आप? हाँ यस सर करेक्ट। तो मेथड 1 करना पड़ेगा ना। यस सर। तो मेथड 1 डिफिकल्ट नहीं है, बस दिमाग लगेगा उसमें कि एक हाँ। एलिमेंट लिया, उसका वर्क डन कर लिया और फिर उस एलिमेंट के वर्क डन को इंटीग्रेट करा दिया तो पूरा वर्क डन आ गया। हाँ सर लाइक जो आधा, हाँ ओके ओके समझा सर। राइट। थैंक यू सर। अरे उस बच्चे का एको होता है, वो शायद 2 डिवाइस से कनेक्ट होता है इसलिए। तो ठीक है, आई नो कि वो एको हो रहा है, बट समझाने की जरूरी था। यश सोमानी कुछ बोलना है बीच में आपको? नहीं किसी को सर, वो हो गया डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व नहीं करना है, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। आंसर 10 तो नहीं आ रहा है, 5 इज आई गेस सही है। टेन गलत है बच्चों, आकर्षित, यश दुबे दोनों गलत हैं। यश सोमानी गलत है 10, वैष्णवी रूट 10 भी गलत है। लास्ट 1 मिनट। यस, केवल 5 इज करेक्ट आंसर। फाइव इज द करेक्ट आंसर। 5 मीटर नहीं है, 5 मीटर पर सेकंड है।
ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस, जिसका आंसर नहीं आया है। राज पाटिल, माइक ऑन करो। यस सर। ये हमारा पुली है, 5 kg ऑब्जेक्ट, यस 3 सर। kg ऑब्जेक्ट, यस इट इज सर। 5 मीटर अबव ग्राउंड, यस सर। राइट। मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करना है, तो मैंने रेफरेंस लाइन ग्राउंड को ले लिया, ठीक है। यस सर। वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। वर्चुअल वर्क मेथड बताया था, सिस्टम पे टेंशन का वर्क डन हमेशा ही 0 होता है। यस सर। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स बचा, ग्रेविटेशनल फोर्स बचा। टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर आर ओनली 2 फोर्सेस। टेंशन का वर्क डन तो 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगा, जो कि कंजर्वेटिव है। तो अगर कंजर्वेटिव है तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, रेज हैंड कर देना। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? यस। तो हम क्या देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम प्लस पोटेंशियल इनिशियल सिस्टम, काइनेटिक फाइनल सिस्टम प्लस पोटेंशियल फाइनल सिस्टम। यस सर। राइट। Yeah. काइनेटिक इनिशियल सिस्टम दोनों का 0 होगा, क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यस। पोटेंशियल इनिशियल सिस्टम 5g into 5 होगा। यस सर। 5g into 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 किलोग्राम वाला ऊपर है, 5 मीटर। एक सेकंड होल्ड करना बच्चे, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। ओके, तो ये गार्ड को दे जाइए ना जाके। एक मिनट, वो आप क्या है, 2 पार्सल है। ओके, गार्ड से बात करा देगा, मतलब आपको भेजी दे देगा। यस सर। हाँ राज, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। हाँ सर। जब फाइनल एनर्जी देखूंगा तो दोनों में वेलोसिटी सेम ही होगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। यस सर। ठीक है, और दूसरा वाला जो 3g वो कितनी हाइट से रेस करेगा? ओके, 5 से। 5 से करेगा। यस सर। राइट, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं। हाँ।
तो हमारा क्या आ गया, 25G आ गया ये वाला, हाँ हाँ 25G। इधर आ गया 3 स्क्वायर प्लस 5V²/2 यस सर। प्लस 15G। यस सर। तो V की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 5। हाँ यस सर। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि बस एक 5 kg का ब्लॉक लिया, उस पे ऊपर टेंशन और नेटवर्क डन इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। हाँ वैसा भी कर सकते हो, बट वहां टेंशन का वर्क डन 0 नहीं होगा। हाँ तो टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट लेना तो पड़ेगा। हाँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, राइट। यस सर। तो आप इसको 3 मेथड से कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉज ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन निकाल के v = u + vt, और वो सब भी कर सकते हो, हाँ v² - u² = 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन, राइट। बट मेरा आज एजेंडा सिर्फ कंजर्वेशन एनर्जी सिखाना है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। Approximately √5 is correct. Last 1 minute.
ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? आकर्षित आप करोगे? यस सर। ओके बच्चों जाना मत, अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। अच्छा सुनो एक चीज, क्योंकि कुछ बच्चे लीव कर देंगे यार, मैं क्या कह रहा हूँ कि कल का डाउट लेक्चर की जगह मैं फ्राइडे को सॉरी वेडनेसडे को लेक्चर लूंगा और उसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। आज मैं अभी बस लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट दे रहा हूँ विद नोट्स, यू विल बी गेटिंग एन असाइनमेंट। और ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे इवनिंग में एक लेक्चर होगा जो रेगुलर लेक्चर होगा, जिसमें मैं अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। वेडनेसडे मॉर्निंग के बाद वेडनेसडे इवनिंग भी लूंगा, ठीक है? तो कंबाइंड लेक्चर होगा। और जाना मत, मैं अभी इसमें क्वेश्चन दूंगा बच्चों। हमारा क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर ऊपर है और 50 सेंटीमीटर नीचे लटका हुआ है। यस सर। आकर्षित, ये मैंने रेफरेंस लाइन ले ली, मेरी इच्छा से ले सकता हूँ मैं रेफरेंस लाइन। यस तो सर। मैंने रेफरेंस लाइन क्या ली, ये समझ में आया? यस सर। 50 सेंटीमीटर का मास मैंने M1 मान लिया, 30 सेंटीमीटर का मास मैंने M2 मान M2 लिया। मान लिया। ओके यस सर। अब जो M1 है वो कहाँ रखा होगा? अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो यूनिफॉर्म है, तो सेंटर पे रखा होगा, तो 50 सेंटीमीटर का सेंटर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। यस सर। तो फास्ट सॉल्व करने के लिए मैंने M1 को कहाँ मान लिया? सेंटर पे, ठीक है? यस सर। यस सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है? 0, यस सर। क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M1 यस प्लस सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2 राइट। M1 की कितनी आएगी? माइनस M1G इंटू 0.25। माइनस क्यों आया? नेगेटिव बिकॉज M1 लाइज बिलो रेफरेंस लाइन, तो mg का वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसकी यस सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव। समझ में आई बात? यस सर। और M2 की तो 0 आ ही गई, क्योंकि वो रेफरेंस लाइन पे ही पड़ा हुआ है। यस सर। करेक्ट। यस सर। अभी M1 की वैल्यू नहीं पता तो वो रिप्लेस कर दूंगा। शुभम लोअर योर हैंड अगर डाउट नहीं है तो। सर M1 की तो पता है ना, 50 वो मास अच्छा मास हाँ, मास मास नहीं पता। हाँ मास मैं बताता हूँ। तो Yes. मास कैसे निकालेंगे? 80 सेंटीमीटर हैज लेंथ हैज मास 2 kg, तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा क्या होगा? 2 kg by 80। यस सर। कॉस्ट ऑफ कांस्टेंट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। यस सर। M1 मास ऑफ 50 सेंटीमीटर है, तो 2 kg by 80 into 50 दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? 5/4 सॉल्व करोगे kg। 5/4 kg। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया सिस्टम का इनिशियल? माइनस 5/4 g और 0.25 सेंटीमीटर में। यस सर। तो 25 सेंटीमीटर था, तो 0.25 मीटर, तो माइनस 12.5 हो गया। ओके यस सर। नाउ फाइनल स्टेट में क्या है? ऐसे लटका हुआ है। यस सर। फाइनल स्टेट में ऐसे लटका हुआ है, तो हम क्या देख सकते हैं? इसका जो सेंटर होगा, जो मास होगा, वो कहाँ रखा होगा? सेंटर ऑफ मास 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे, क्योंकि टोटल लेंथ 80 है। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ 2 into v स्क्वायर। यस सर। करेक्ट। यस सर। सर तो -v²। अच्छा इक्वल टू v स्क्वायर, है यस ना? सर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी? माइनस 2g into 0.4 नेगेटिव बिकॉज इट इज बिलो रेफरेंस लाइन। यस सर। तो -8। तो काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज काइनेटिक फाइनल प्लस फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। पोटेंशियल फाइनल। तो कितना आ गया? अकॉर्डिंगली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हम क्या देख सकते हैं? 0 minus 12.5/4 is v square minus 8। point, तो v square is equals to 8 minus 12.5। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। अगर यहाँ तक समझ में आता है तो व्हाट आई कैन राइट, आगे सॉल्व कर सकता हूँ मैं v की वैल्यू के लिए। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलो दुबे जी। सर आप वो फर्स्ट पेज पे जा सकते हैं इसके सॉल्यूशन के। हाँ बोलो।
सर यहाँ पे नेगेटिव कैसे आया सर वर्क डन बाय mg? अरे वर्क mg डन किधर बाय लग रहा mg पॉजिटिव कैसे आया? है? सर mg किधर नीचे लग लग रहा रहा है? है, नीचे। और पार्टिकल किधर है? नीचे गया है 25 हाँ सेंटीमीटर। नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर, यस सर। समझा? हाँ सर। एंड स्लो हो सर वो जाता। हाँ बोलो। सर वो मतलब कैलकुलेशन में डाउट था सर, वो अंडर रूट 4.875 हम लोग कैसे पता करेंगे कि रूट 5 होता है? अरे यार वहाँ ऑप्शंस में दे रखा होगा, दिमाग लगा लेना। अगर एक ऑप्शन ही दे रखा है रूट 5 तो दिमाग लगा सकते हो ना। या आपने डिसाइड कर रखा है, ऐसा दिमाग यूज कर दिया अगर तो वेस्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन 4.875 है तो वो मार्क कर देना, अगर 5 है तो 5 मार्क कर देना। राउंड ऑफ ओके करना सर। जानते हो ना। परसेंटेज को भी तो हाँ राउंड ऑफ यार। किया होगा बचपन से। 75% को 90 बताते हो आप, राइट? सर नहीं समझा। नहीं ये डाउट क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मजाक था। ठीक अच्छा है, ओके सर। मैं अभी क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इसके असाइनमेंट भेज रहा हूँ। हेमंत, संकेत बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कैसे निकाला आपने? स्ट्रिंग लटका हुआ है पूरा। सर हाँ हाँ सर लटका हुआ है। चेन कितनी सेंटीमीटर की लेंथ है? 80। तो ऑल्टरनेट मेथड जो सेंटर ऑफ मास वाला मेथड है, 40 सेंटीमीटर नीचे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। सर आपने तो कहा कि वो यूज नहीं करना है ना। अरे कर सकते हो, नहीं जो बता दिया वो तो यूज कर सकते हो ना, नहीं तो वही हाँ डिराइव सर। करो, x dx लेकर इंटीग्रेट करा दो। हाँ सर। राइट? यस। तो वहीं से किया है, समझा? यस सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट? अच्छा ये मैं नोट्स भेज रहा हूँ, इसमें आगे 2 क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करके रखना। डाउट आएगा तो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, वेडनेसडे को जो लेक्चर होगा उसमें आपको शायद मैं वर्टिकल सर्कल पढ़ा दूं, इवनिंग में मैं अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। कल लेक्चर नहीं होगा, कल कोई डाउट लेक्चर नहीं होगा, वेडनेसडे इवनिंग में लेक्चर होगा। इट्स गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट लेक्चर, एन इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि मैं उसमें एचसीवी के अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं और मैं मेरे पास के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। बोलो वेदांत। सर आप 11th एग्जांपल वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं क्या? मुझे गलत आ रहा है उससे। कर देता हूँ। शुभम बोलो। तो मुझे 12th वाले में डाउट था। बोलो क्या डाउट है? सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे जाओ ना सर। बोलो। सर इधर आपने वो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वो अपने को डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ही निकालना था, इसलिए आपने ये सब निकाला है ना, पी इनिशियल और वो सब। हाँ करेक्ट। तो सर मुझे लाइक उसके बाद का नहीं समझा सर, उसके बाद का। अरे भाई के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस पी फाइनल होता है। आपको माइक ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। हाँ सर। अब क्या सर उसके बाद सर जो आपने किया वो नहीं समझा। निकाल लिया हमने ये। हाँ सर। पी फाइनल सिस्टम ये निकाल लिया। यस सर। के फाइनल सिस्टम ये निकाल लिया। हाँ ओके इक्वेट किया है। हाँ सर। और इधर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 क्यों आया पर? क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। हाँ ओके। हाँ सर समझा, थैंक यू सर। दुबे जी बोलो। दुबे जी बोलो। हाँ सर, आपने बोला था कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होंगे और अदर फोर्सेस नहीं होंगे तब ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल्स टू 0 होगा ना सर। हाँ तो इसमें तो सर एन है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ना वर्क सर। डन कितना है उसका? अच्छा वर्क डन बोला था, ओके सर। एंड सर आप वो नोट्स में लिख के भेज सकते हो क्या सर, वो स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा आप करते हो ना? इसके लिए सर इसमें वो समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करना है। बता दिया आपको, 3 मेथड है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लगाओ, अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं एक्चुअली आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं टिल 1 जनवरी थोड़ा सा ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, है ना, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो मैं थोड़ा सा शेड्यूल को आगे पीछे करने वाला हूँ। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, 1-2 जनवरी तक थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ मैं। आई विल टेक योर डाउट्स थोड़ा आगे पीछे करके
रेगुलर लेक्चर वगैरह, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, है ना, कुछ काम है मुझे पर्सनल, तो उस वजह से मैं लेक्चर वगैरह लूंगा सारे। एनीवेज मैं लिख दूंगा आपको ये जो चाहिए वो मैं सही टाइम पे लिख दूंगा, अभी नहीं। वीरती बोलो बच्चे। सर मैंने ये क्वेश्चन को पहले जो लेंथ है वो पहले एल नॉट और फिर बाद में मतलब जो वर्क डन बाय ग्रेविटी रहता है उसमें मैंने लिमिट्स पहले एल नॉट और फिर पूरा एल ले लिया और इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर लिया, तो भी आंसर आए तो चलेगा ना? देखो आपको मैंने आज वही बोला, आपने जो बोला वो क्या किया, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। हाँ वही और मैंने भी वही लगाया। मैंने बस वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोल दिया कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, राइट? तो व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग इज एग्जैक्टली सेम। हाँ करेक्ट। मैंने मतलब वो जो चेन नीचे लटकी हुई है ना तो उसकी समझा बच्चे? आपने क्या किया, मैं समझ गया। आपने ये बोला ना कि सर मैंने 30 से लेके 80 तक उसको वो करा दिया इंटीग्रेट, करेक्ट? तो आपने वर्क डन बाय mg निकाल लिया। इक्वल टू आपने क्या किया, डेल्टा के कर दिया। मैंने वर्क डन बाय mg को क्या लिखा, माइनस डेल्टा यू, और मैंने क्या कर दिया, डेल्टा यू प्लस के इक्वल टू 0। तो एक ही बात है ना वो तो। हाँ ठीक है। ये दिमाग में जाना इंपॉर्टेंट है। आप कर तो लोगे मुझे पता है, बट दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है, राइट? यस सर। हाँ वेदांत माइक ऑन करो। यस सर। कहाँ पर है? हाँ क्या चाहिए आपको? आप वर्क एनर्जी थ्योरम से ऊपर। यस सर। कर देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाऊं, किस पे लगाऊं? पूरे सिस्टम पे, या फिर 5 kg ब्लॉक के पे लगा सकता है। दोनों पे, हाँ वो भी कर सकते हैं, सिस्टम पे भी कर सकते हैं। आप बताओ कैसे करूं? 5 kg ब्लॉक पे कीजिए, मैंने वैसे ही किया। तो सबसे पहले टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि टेंशन का वर्क डन आएगा। यस सर। करेक्ट? यस सर। है ना? तो टेंशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा, 5g माइनस 3g बाय 5 प्लस 3, 2g बाय 8 दैट इज g बाय 4 आ जाएगा। यस सर। नीचे 5g, नीचे एक्सेलरेशन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? 5g माइनस a कर दूं, डायरेक्टली कर दिया मैंने। 5g माइनस t इज इक्वल टू 5 है, तो t इज इक्वल टू 5g माइनस a, राइट? यस सर। g माइनस g बाय 4, तो 3g बाय 4 आएगा, तो 15g बाय 4 आ गया। करेक्ट? तो वर्क डन बाय टेंशन लिखूंगा 15g बाय 4 इंटू 5 इंटू cos 180। यस सर। डिस्प्लेसमेंट 5 हो रहा है। yes. कितना आ गया? माइनस 75g बाय 4 आ गया। हाँ। वर्क डन बाय mg कितना आएगा? 5g इंटू 5 cos 0। यस सर। कितना आ गया? 25g आ गया। करेक्ट? तो वर्क डन नेट कितना आ गया? दोनों को ऐड करा रहा हूँ, 25g माइनस 75g बाय 4 सॉल्व करोगे तो 25g बाय 4 आ जाएगा। और उसको बाद में हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट कर mv स्क्वायर कर दिया। यस सर। करेक्ट? हाँ सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना फैक्टर होगा? 2 आएगा, 50 हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है ना मैंने? एक मिनट, 4, हाँ तो 5 आ तो रहा है, मैच कर गया। हाँ कैंसिल। यस सर। किसी को कुछ और बोलना है? आदित्य आपको कुछ बोलना है? बच्चे बोलो। Hello, sir. हाँ बोलो बच्चे। Sir, can you go to that chain question that one we did last? हाँ 1 सेकंड मैं इसको तब कर दूं ताकि भेजने में फिर कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो मैंने नोट्स भेज रखे हैं आपको, राइट? कल ही भेजे थे ना ग्रुप पे। Yes sir. हाँ आई थिंक है नोट्स तो आप लोगों के पास। बोलो। In that question, can you just give me a start? Means how to select that DM mass? Okay. ये है ना? हाँ। यहाँ पे चेन लटका हुआ है,
Yes, sir. इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। 50 अब है ना 50 है, जो भी है 50 है। हाँ। ठीक है। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो एलिमेंट होगा कहीं भी कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ कंसिडर कर लिया। हाँ सर। x डिस्टेंस dx, तो इसका मास dm होगा। dm कितना होगा m/l इंटू dx। dx, yes. वर्क डन बाय dm g कितना होगा dm g s cos थीटा। dm की जगह क्या डालूंगा m dx by l g। s की जगह क्या डालूंगा x and cos 0 डिग्री। 0 degree, yeah. mg by l x dx को इंटीग्रेट करा दो डायरेक्टली x स्क्वायर बाय 2। हाँ सर। राइट, x स्क्वायर बाय 2। तो पहले x की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है 50 तक हो सकती है। हाँ। और बाद में x की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी। 80, पूरा का पूरा yes. लटक गया था। राइट, ये 0.8 होगा, ये 0.5 होगा। तो mg बाय 2l 0.8 का स्क्वायर है 0.64 माइनस 0.25। 0.25, yes. और l की वैल्यू भी 0.8 ही है। राइट, तो mg न्यूमरेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना का 39 0.39 बाय 2 इंटू 0.8, करेक्ट। Yes. इज इक्वल टू व्हाट हाफ mv स्क्वायर। हाँ। m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। राइट, Yes. तो ये आ जाएगा 3.9 बाय क्या कहते हैं 0.8, 39 बाय 8 आ जाएगा। फोर 0.875 आ जाएगा। चमका? Yes. क्लियर है? Thank you. स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ सर, ले लिया सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।